साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। साथियों आज न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला टॉपिक लेते हैं और इसके टॉप 20 जो है एमसीक्यूज़ इसमें करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एमपी सेट का एग्ज़ाम हो या नेट का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने पास टाइम कम है, टाइम जो है इसमें जो है टाइम सेट किया हुआ है 20 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन जो है अपने को कंप्लीट करने हैं। टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ये पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय रसायन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए आप इसका। केमिकल रिएक्शन की स्टडी की जाती है, न्यूक्लियर रिएक्शन की, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की या एटॉमिक मास की? नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री है तो न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी की जाती है और नाभिक में जो जो पार्टिकल हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। तो साहब इसका बी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। आगे बढ़े। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? आपके सामने दूसरा क्वेश्चन हाजिर है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने करी थी, हेनरी बेकरल ने करी थी, रदरफोर्ड साहब ने करी थी या बोहर ने करी थी? तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है, डिस्कवरी करी थी, वो हेनरी बेकरल ने करी थी और वो करी थी साहब 1896 में इसकी खोज करी थी, रेडियोधर्मिता की खोज करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन। रेडियोधर्मी क्षय किस प्रकार की प्रक्रिया है? रेडियोधर्मी क्षय जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये जो है रेडियोधर्मी क्षय जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है एक बार रिएक्शन चालू हो जाए तो रेडियोधर्मी क्षय जो है रेडियो एक्टिव डीके किस प्रकार की है? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण क्या? इलेक्ट्रॉन को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस को कहते हैं, प्रोटॉन को कहते हैं या न्यूट्रॉन को कहते हैं? पता होगा, हीलियम नाभिक को कहते हैं अल्फा पार्टिकल, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है बीटा पार्टिकल, ठीक है। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है या हीलियम नाभिक होता है? सही ऑप्शन बताइएगा जल्दी से। बीटा पार्टिकल क्या होता है? तो बीटा पार्टिकल जो है अपन लिखते हैं, बीटा नेगेटिव भी लिखते हैं और बीटा पॉजिटिव भी लिखते हैं। तो बीटा पॉजिटिव है तो वो पॉजिट्रॉन है और बीटा नेगेटिव है तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल में भी यूज़ किया जाता है। चलिए साहब नेक्स्ट है आपके सामने हाजिर अगला क्वेश्चन, गामा रेस किस प्रकार की होती है? गामा रेस किस प्रकार की होती है? छठवां क्वेश्चन आपके सामने। आवेशित पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, प्रोटॉन स्ट्रीम है या न्यूट्रॉन प्रवाह है? न्यूट्रॉन स्ट्रीम है। क्या है गामा रेज? तो गामा रेज जो है साहब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इसकी जो ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है ना, यूवी से भी ज़्यादा। गामा रेज के बाद में आता है एक्स रेज, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी क्षय किस नियम का पालन करता है? रेडियोधर्मी क्षय किस नियम का पालन करता है? तो रेडियोधर्मी क्षय जो होता है रेडियो एक्टिव डीके फॉलो, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। रेडियोधर्मी क्षय किसको फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। आधा जीवन क्या है? हाफ लाइफ क्या है? पूर्ण विघटन का समय है, अर्धमात्रा का के विघटन का समय है या प्रारंभिक अभिक्रिया का समय है या स्थिर अवस्था का समय है? क्या सही होगा? तो इसमें जो है अर्धमात्रा के विघटन, मतलब आधी मात्रा विघटित हो जाती है, वो विघटन हो गया, मतलब उसका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्टेशन हो गया। टाइम पर हाफ ऑफ द सब्सटेंस टू डीके, है ना, आधा जो है पदार्थ का विघटन हो गया। आधा जीवन क्या है? तो ये है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ सक्रियता किस में मापी जाती है? रेडियोधर्मी पदार्थ की सक्रियता किस में मापी जाती है? बताइए साहब। जूल में मापी जाती है, बेकरल में मापी जाती है, वॉट में मापी जाती है या पास्कल में मापी जाती है? रेडियोधर्मी सक्रियता एक्टिविटी किस में मापी जाती है? तो रेडियोधर्मी एक्टिविटी जो है वो बेकरल में मापी जाती है। बेकरल क्या कहते हैं? बेकरल में इसको मापा जाता है रेडियोधर्मी सक्रियता को। नेक्स्ट है आपके सामने हाजिर 10वां, एक क्यूरी में कितने बेकरल के बराबर होती है? एक क्यूरी कितने बेकरल की बराबर होती है? तो एक क्यूरी, ये डाटा याद रखना पड़ेगा, कितने बेकरल एक क्यूरी बराबर होता है?
3.7 इंटू 10⁻10 बेकरल, 1 इंटू 10⁻6 बेकरल, 3.7 इंटू 10⁻5 बेकरल या 1 इंटू 10⁻9 बेकरल। सही ऑप्शन है इसका, याद रखना 3.7 इंटू 10⁻10, 3.7 इंटू 10⁻10 बेकरल होता है 1 क्यूरी के बराबर इक्वल, ये कहा जाता है ना। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन हल्के नाभिकों का संयोजन, भारी नाभिक का टूटकर छोटे नाभिकों में विभाजन, विखंडन हो रहा है ना, तो भारी नाभिक का टूटकर छोटे नाभिकों में विभाजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या न्यूट्रॉन का अवशोषण। तो ये है, कहा जाता है कि भारी नाभिकों का टूटकर किसमें, हल्के नाभिकों में कन्वर्जेशन, जैसे यूरेनियम 235 ब्रेकअप हो रहा, 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, तो भारी नाभिक का टूटकर छोटे नाभिकों में विभाजन, इसको ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने सामने हाजिर क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन, इसके अपोजिट नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? तो हल्के नाभिकों का संयोजन बनके भारी नाभिक बनना, है ना, हल्के नाभिकों का संयोजन कह सकते हैं। तो हल्के नाभिकों का संयोजन, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन संयोजन होके क्या बन रहा है, हीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हीलियम बन रहा है, तो इसको क्या करें, नाभिकों का, हल्के नाभिकों का संयोजन, इसको क्या कहते हैं अपन, नाभिकीय संलयन। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, बी वाला ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में कौन सी अभिक्रिया प्रयोग की जाती है? नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी भी मिलती है, नाभिकीय ऊर्जा जिससे विद्युत पैदा की जाती है। तो ये जो है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में कौन सी अभिक्रिया की जाती है? नाभिकीय विखंडन की जाती है, नाभिकीय संलयन की जाती है, रासायनिक अभिक्रिया की जाती है, या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, क्या होता है इसमें? तो इसका सही ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन। क्या होगा इसका, न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया जाता है, विखंडन करवाया जाता है, तो ये जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने हाजिर, कृत्रिम रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? कृत्रिम रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी थी? बताइए, कृत्रिम रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी थी? कृत्रिम, यहाँ पे रेडियोधर्मिता नहीं, कृत्रिम रेडियोधर्मिता आया, तो इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है जोलियो क्यूरी दंपति को जाता है। जोलियो क्यूरी दंपति ने जो है 1934 में करी थी कृत्रिम रेडियोधर्मिता की खोज। कब करी थी? 1934 में करी थी जोलियो क्यूरी दंपति ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? देखिए, सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। रेडियोधर्मी क्षय के दौरान नाभिक का क्या होता है? बताइए इसका आंसर। रेडियोधर्मी क्षय के दौरान नाभिक का क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान दोनों समान हो रहते हैं, परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान बदल जाता है क्षय के दौरान, या केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है, या कुछ नहीं बदलता है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रेडियोधर्मी क्षय हो रहा है, तो जब भी रेडियोधर्मी क्षय होगा तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाता है, दोनों बदल जाते हैं। तो ये होगा इसका बदल जाता है। रेडियोधर्मी क्षय के दौरान नाभिक का क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? द्रव्यमान का कुछ भाग नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का कुछ भाग किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? एनर्जी में। ऊर्जा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, नाभिकीय ऊर्जा में द्रव्यमान का कुछ भाग जो है वो चेंज हो जाता है। वो किस में चेंज होता है? वो होता है साहब एनर्जी में। तो इसका ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने हाजिर क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, शीतलक, प्रोटेक्टर, क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है साहब मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, मॉडरेटर। और मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट छड़ों का उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? मॉडरेटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु रिएक्टर में अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल रॉड का, शीतलक का, मॉडरेटर का, या फिर रिफ्लेक्टर का, किसका यूज़ किया जाता है? तो इसमें यूज़ किया जाता है साहब कंट्रोल रॉड का।
और कंट्रोल रॉड कैडमियम की होती हैं, बोरान की होती हैं। इन कंट्रोल रॉड का उपयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समस्थानिक चिकित्सा में उपयोगी है? ठीक है, आयोडीन 131, यूरेनियम 235, कोबाल्ट 60 या दोनों ए और सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो लगभग मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन अगर ये लिखा हुआ है तो मतलब दोनों वाला कुछ ना कुछ होगा ही सही। तो यहाँ पर दोनों ए और सी दोनों यूज़ किया जाता है, ए और सी दोनों चिकित्सा में यूज़ किए जाते हैं, और ये कैंसर चिकित्सा में स्पेशली इनका यूज़ होता है, कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 का। ठीक है, नेक्स्ट है, नाभिकीय संलयन के लिए किस तापमान की आवश्यकता होती है? नाभिकीय संलयन के लिए किस तापमान की आवश्यकता होती है? लगभग 100 डिग्री सेल्सियस की, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस की, लगभग 10⁻⁷, 10⁻के लिखो 7, 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है नाभिकीय संलयन के लिए? किस तापमान की आवश्यकता होती है? 10⁻⁷ का मतलब होता है 10 मिलियन, है ना। 10⁻⁷ मतलब होता है 10 मिलियन, एक के बाद 7 शून्य लगी हुई है, 10 मिलियन। ओके, तो कौन सा सही है इसका? ए, बी, सी, डी? बताइए, सोचिए थोड़ा सा। नाभिकीय संलयन के लिए किस तापमान की आवश्यकता होती है? तो इतना टेम्परेचर चाहिए, 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, संलयन अभिक्रिया, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तब जाके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जो कि सूर्य के वहाँ पर हो रही है, इतना टेम्परेचर है वहाँ पर। तो ये जो है 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं रिज़ल्ट। आप रिज़ल्ट देख सकते हो, सभी क्वेश्चन अपनों ने कंप्लीट कर लिए हैं। 20 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट भी रह गए क्या? 5वां और 11वां देखते हैं। 5वां 11वां अनअटेम्प्ट रह गया। अच्छा, नाभिकीय विखंडन क्या है? नाभिकीय विखंडन क्या है? तो इसका जो बताया था मैंने, बी वाला ऑप्शन, भारी नाभिकों का टूटकर छोटे नाभिकों में विभाजन। ऐसे देख भी सकते हो कौन सा क्वेश्चन बाकी रह गया। 5वां बीटा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने, कोई अनअटेम्प्ट नहीं है। अब सेव टेस्ट करते हैं, सेव सबमिट टेस्ट करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द टेस्ट? ये सबमिट कर रहे टेस्ट। ओके, व्यू रिजल्ट देखना है, ठीक है देखेंगे व्यू रिजल्ट। व्यू रिजल्ट ओके, 20 क्वेश्चन किए, 20 ही करेक्ट हैं, 20 आउट ऑफ 20 हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये है पूरा। टाइम कितना लगा अपने को पूरे टेस्ट को अटेम्प्ट करने में? 12 मिनट और 49 सेकंड लगे टेस्ट को करने में। ठीक है, ये हैं ऑल क्वेश्चन, आप सॉल्यूशन देख सकते हो इनके। कहाँ पे सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन है, हर एक के फुल सॉल्यूशन अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन पर अवेलेबल है इस टाइप की टेस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, MP सेट हो, चयन परीक्षा हो, सभी की टेस्ट जो अवेलेबल है इस टाइप की, इस टाइप से आप जो है देख सकोगे। साथियों, जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाए, अच्छे से तैयारी करें, मन लगाकर तैयारी करें। और ये जो एजुकेशन में जो निवेश किया जाता है इसको देखा नहीं जाता है, इनका कई गुना अगर आप तैयारी करते हो, किसी बुक से तैयारी कर रहे हो, कहीं नोट्स से तैयारी कर रहे हो, कहीं पे आपको अच्छे नोट्स मिल गए, तो वो जो है आपकी जीवन को संवार देंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना। बहुत फ़ायदा मिलता है इन चीज़ों का, नोट्स का, अच्छे टेस्ट सीरीज़ का। तो नॉलेज अपना बिल्डअप करें, क्योंकि जो अपन तैयारी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा डॉट मिलते जाते हैं और एक अच्छी डिज़ाइन बन जाती है। तो डॉट अपने बढ़ाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, कंटेंट अपना अच्छा सा कर रखिए, तो ये जो है आप ज़रूर सफल होंगे, अच्छे से सिलेक्शन ले पाएंगे आप एग्ज़ाम में। तो तैयारी अच्छे से कीजिएगा, रेगुलर रहिएगा, अनुशासित रहिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, टीचरशिप की भी आने वाली है बहुत जल्दी, इन सभी की जो नोटिफिकेशन आ जाएंगे। नोटिफिकेशन के बाद में तो सभी लोग भिड़ जाएंगे, लेकिन अभी से जो तैयारी करेंगे, अपने पास कलेक्शन रखेंगे अच्छा सा, तो वो लोग जो है सफल होंगे। MP सेट में तो बहुत कम टाइम है, तो तैयारी करो। तो तैयारी अपनी यूनिवर्सल तैयारी होनी चाहिए, अपने को सभी तरह से मतलब आपको जो है अभी कंसंट्रेट कीजिए आप,
है ना। लोगों के लिए 2 महीने रहे, 2 महीने में क्या टाइम बचा? क्या आपके बिल्कुल पहले सब्जेक्ट के बारे में आइडेंटिफाई नहीं हो? क्या सब्जेक्ट आपको आता होगा, कहीं कॉलेजेस में, स्कूलों में, प्राइवेट जगह पढ़ा रहे होंगे, वो आपके पास नॉलेज तो है ही। बस अब उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए कि क्या क्या चीज़ें अपनी कंप्लीट हैं। चलो ये चीज़ें अपनी कंप्लीट है, इसमें टेस्ट सीरीज़ में अच्छे नंबर आ रहे हैं, चलो ये एक चीज़ कंप्लीट नहीं है तो इन पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लें। 2 महीने का टाइम है, लेकिन 2 महीने में भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। आपकी स्ट्रेटेजी अगर अच्छी हो तो, अच्छी प्लानिंग हो तो 2 महीने में आप सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन 2 महीने ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। आज जो है लगभग जो है कितनी तारीख हो गई? आज 9 तारीख है और 11 जनवरी को एग्ज़ाम है। 2 महीने बचे हैं एमपी सेट के लिए। अभी आपके पास यही टारगेट है, कोई एग्ज़ाम नहीं है केमिस्ट्री वालों के लिए सेट के अलावा एमपी में। चयन परीक्षा नहीं है, पात्रता परीक्षा की भी बात नहीं चल रही है अभी। असिस्टेंट प्रोफेसर तो आना ही आना, अगर सेट हो रही तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो आना ही आना। तो बिल्कुल झोंक दो अपने आप को और अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा। हमारे नोट्स पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको, आप अगर कोर्स लेते हो तो। और रिकॉर्डेड वीडियो है हर चैप्टर के, टेस्ट सीरीज़ हैं ऑनलाइन, पीडीएफ वाली टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी लास्ट में, जो पीडीएफ के फॉर्म में अलग अलग इंपॉर्टेंट बुक्स से निकाल रखी है कि हाँ टेस्ट सीरीज़ है। और ये भी है कि सिलेक्शन दिए हैं। पिछली बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 20 कैंडिडेट जो हैं, मैंने व्हाट्सअप पूरा स्क्रीनशॉट डाल रखा हर एक कैंडिडेट के मेरे मैसेज का कि हमारा सिलेक्शन हुआ, उन्होंने मैसेज किया था वो वाला। तो 20 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर में 2022 वाला एग्ज़ाम में। अभी अगला एग्ज़ाम का अभी आना है रिज़ल्ट, तो 20 उसमें सिलेक्ट हुए थे, बहुत कम कैंडिडेट थे। और पिछली बार तो मैंने शायद इतना ध्यान नहीं दिया था, मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बैचेज़ वगैरह उसके बारे में कहीं दूसरे वर्क में लगा हुआ था, तो नहीं हो पाया था बैच का इतना कवर। लेकिन 2022 का हुआ था, उसमें 50 कैंडिडेट में से 20 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। एमपी सेट वाला उसमें भी सिलेक्ट हुए थे, चयन परीक्षा में भी सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि जो नोट्स हैं वो नोट्स ऑथेंटिक हैं। बहुत अच्छी प्रिपरेशन वाले प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं उन नोट्स से। और थ्योरी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी रहती है। अगर थ्योरी आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप एमसीक्यूज़ में माइंड नहीं लगा सकते वहाँ पर। ज़्यादा ही अगर आप रात दिन एमसीक्यूज़ पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जब तक आप थ्योरी सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी में उसको समराइज़ नहीं करेंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अंदर से, तब तक सिलेक्शन भी नहीं ले पाएंगे। थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगी आपको, टेस्ट सीरीज़ भी लगानी पड़ेगी आपको, कुछ जो टॉपिक कमज़ोर है उसके वीडियोज़ भी देखने पड़ेंगे, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। और समय कम है, अगर यूटिलाइजेशन कर सकते हो तो कर लो, शांत बैठ जाओ कहीं एक कमरे में कोने पर, या फिर लाइब्रेरी जाना हो तो लाइब्रेरी लगा सकते हो, लाइब्रेरी की फैसिलिटी तो हो तो। और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, दुनिया में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। आप सोचेगा डायरेक्ट सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, तो सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको करना पड़ेगी मेहनत, तभी आप जो है अपने सपनों को साकार कर पाओगे। ठीक है साथियों, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, मन लगा के, है ना। माइंड को बिल्कुल शांत रख के, मतलब उथल पुथल नहीं होनी चाहिए माइंड में, है ना। एक ही टाइम पे ज़्यादा नहीं सोचना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। ओके, सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।